नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। राय बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए कॉन्क्लेव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर खूब बधाइयां और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं। कॉन्क्लेव में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन दलों के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे हैं। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिरों, गुरुद्वारे और गिरजाघरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के लिए विशेष पूजा अर्चना और हवन किए। उत्तराखंड में भी चार धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके तहत सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी विधानसभा स्तर पर प्रवास कर सरकारों की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के साथ साथ वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। 40,399 दिन आज हो चुके हैं, 4,399 दिन। और कल का जो दिन था वो 4,398 दिन का जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो निर्वाचित प्रधानमंत्री रूप में उनका एक लंबा कार्यकाल हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अल्मोड़ा में आयोजित एक जनसभा के दौरान दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि राजकुमार ठुकराल को स्पष्ट करना चाहिए कि वे किसी विचारधारा के साथ खड़े रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों और विशेषकर हिंदू समाज के सम्मान और हितों के लिए कार्य करती है तथा किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का समर्थन नहीं करता। ठुकराल के बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब राजकुमार ठुकराल जी पहले तय करें कि वो हिंदुओं के साथ है कि मुसलमानों के साथ है, तब इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी हिंदू की हत्या कभी कराती नहीं है, ना इसकी हम कल्पना भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी हिंदुओं का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी कुंभ स्नान में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। फरवरी 27 मंचासी जितने भी मेरे नेता हैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से कुंभ, अर्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में, और अर्ध कुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हरिद्वार में खाने पीने की दुकानों और ठेलियों पर लिखे बिरयानी शब्द को लेकर विवाद जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि धार्मिक नगरी में इस शब्द से नॉनवेज भोजन का संदेश जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बिरयानी एक सामान्य व्यंजन का नाम है और इसे लेकर विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रचलित शब्दों को लेकर अनावश्यक विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो, ये शब्द कोई किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष या उससे संबंधित नहीं है। वो प्रचलन में शब्द है। भाई घरों में भी हम लोग बोलते हैं कि आज भाई क्या बना है, साहब बिरयानी बना है। सामान्य प्रचलन के उसमें उसको मुझे लगता है कि इसी रूप में लेना चाहिए। किसी को उसको अदरवाइज उसको परिभाषित करें वो ठीक नहीं है। अब घरों में बनाते हैं, भाई हम लोग
जसपुर क्षेत्र की गढ़ी नेगी नगर पंचायत के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अभी सुखीजा ने जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सचिन बाटला को 94 वोटों से हराया है। काशीपुर कृषि मंडी समिति से हुई मतगणना में अभिषेक को 2047 और सचिन को 1953 वोट मिले हैं। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी का माहौल बन गया है। अभिषेक ने इसे जनता के विश्वास की जीत बताया और नगर पंचायत के विकास के लिए अपने वादों को पूरी भरोसे करने को दिया है। कि हमने साथ में जनता ने, मैंने अकेले ही मेहनत की है। ये मेहनत नगर पंचायत गहने की जनता की है, युवा शक्ति परिवार, नारी शक्ति परिवार की मेहनत है और आज वो मेहनत सफल हुई है। 94 वोटों से जीत रही हमारी। सर, जीत के कारण हमारा मुद्दा रहा है कि विकास के कार्यों को लेके और सब समाज को साथ लेकर चलने की हमारी बता रही है मुहिम है। उसके साथ ही नगर पंचायत जनता ने हमें पूरा समर्थन है। हम लोग बहुत खुश हैं, हमने बहुत मेहनत करी है, तो हम बहुत खुश हैं। अपने खुशी को हम बयां नहीं कर सकते अपने शब्दों में, लेकिन हम बहुत खुश हैं। अभिषेक सुखीजा जी जीते हैं, 97 वोटों से जीते हैं। देखिए, गढ़ी नेगी की जो मतगणना थी नगर पंचायत की, वो शांतिपूर्वक संपन्न करा ली गई है। इसमें जो वार्ड नंबर 1 से जो सदस्य पद के प्रत्याशी विजयी रहे हैं, उनका नाम है रजनी। वार्ड नंबर 2 से लौकुश रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से दिलीप सिंह रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से अर्पण चावला रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से सुगंध। देहरादून जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग की टीमें घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रही है। अब तक जनपद में 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का पहुंच बनाकर सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है। एसआईआर को लेकर हम लोगों की मल्टीपल ईसीआई के लेवल पे भी जो डायरेक्शन मिले हैं या सीओ ऑफिस की तरफ से डायरेक्शन मिले हैं, उनसे डिसमिनेट कर दिए गए और हाउस टू हाउस सर्वे जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है उसको भी हम लोग क्लोजली मॉनिटर करें। इस संबंध में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो मेरे द्वारा ईआरओ या एसडीएम को बता दिया गया है कि वो। देहरादून में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहली बार ब्लूबेरी खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सहसपुर क्षेत्र में 10 किसानों का चयन किया गया है जिन्हें 80% अनुदान पर ब्लूबेरी के पौधे लिए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि किसानों की आधुनिक खेती की तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी ने कहा कि ब्लूबेरी एक उच्च मूल्य वाली फसल है जिसकी बाजार में काफी मांग है और इससे किसानों को बेहतर आय मिल सकती है। ब्लूबेरी कॉन्सेप्ट पे जो मेरी जिला स्तरीय अधिकारियों से बात हुई और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब जिला योजना या मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स पे बात हो रही थी, तो इस दौरान हम लोगों ने ब्लूबेरी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान या मेरी तरफ से डायरेक्शन उन्हें दिए गए और उसमें उन्होंने एक सहसपुर में एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया और उसमें 10 किसानों को पायलट बेसिस पे। भी एक हाई वैल्यू क्रॉप है, चूँकि इसकी जो सेलिंग रेट है वो 1000 से 1500 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है। और मार्केट के अंदर अब बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं जिनके पास पैसा है और वो एंटीऑक्सीडेंट चाहते हैं, वैरायटी ऑफ फूड चाहते हैं, उनके पास पेइंग कैपेसिटी है। उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए हम ब्लूबेरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। एज ए पायलट प्रोजेक्ट जिला योजना में कर रहे हैं। और अल्मोड़ा के पीएनबी के मंडल कार्यालय हल्द्वानी में ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएनबी देहरादून अंचल के प्रबंधक अनुपम और मंडल प्रमुख सिद्धार्थ अधिकारी ने विभिन्न लाभार्थियों को करीब 10 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस दौरान बैंकों को 32 करोड़ रुपए से अधिक के संभावित व्यवसायिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम में ग्राहकों को होम स्टे, पर्यटन, व्यवसाय और जमा योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है। बैंक अधिकारियों ने कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र से पर्यटन और स्वरोजगार की अपर संभावनाएं हैं। चलिए, हम लोग ये हल्द्वानी सर्किल के अंडर आता है अल्मोड़ा, तो ये हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, आउटरीच प्रोग्राम किया था। दोनों चीज़ साथ में किए थे। एक तो हमारे डिफरेंट क्रेडिट के स्कीम्स हैं उसके लिए आउटरीच प्रोग्राम है और साथ में एक कस्टमर भी है। और हम लोगों ने ऐसा फील किया कि ये प्रोग्राम तो नीचे होते हैं जहाँ सर्किल है वहाँ होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होता है। तो हम लोगों ने
देहरादून में सार्वजनिक परिवहन को नई मजबूती मिलने जा रही है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया है कि पीएमई योजना के तहत शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। जिन क्षेत्रों में भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई है वहां नए रूट शुरू किए जाएंगे। इसके लिए बस स्टैंड और रूटों का चिन्हांकन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अगले 1 से 2 महीने में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने की संभावना है, जिससे यात्रियों को बेहतर और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। माननीय मंत्री जी के यहाँ 2-3 मुद्दों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें एक तो जो स्टेज कैरिज की जो मैजिक हैं उनके रूट का विस्तारण के लिए था, क्योंकि बहुत सी पब्लिक मंत्री जी को अप्रोच करती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मंत्री जी ने उसके लिए निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उन रूट का सर्वे करा के आगामी आरटीए की बैठक में उनका एक्सटेंशन या नए परमिट की कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त हमने जो सर्वे करवाया है, जो इलेक्ट्रिक बसेज आने वाली हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र। उत्तराखंड में आरटीओ प्रवर्तन विभाग ने निजी बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और रुड़की में 2 दिन चले इस अभियान में बसों के दस्तावेज, परमिट और फिटनेस की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन पर 187 बसों का चालन किया गया, जबकि 12 बसों को सीज कर दिया गया है। वहीं साथ ही 5 बसों की फिटनेस निरस्त की गई है। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को देखते हुए ऐसे अभियान लगातार आगे भी जारी रहेंगे। नियमित प्रवर्तन कार्रवाई तो की थी हमने। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट बसेस आती हैं उन पर विशेष एक चेकिंग अभियान हमने हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और रुड़की में चलाया था। तो इस पर और इसमें हमारे टेक्निकल जो ऑफिसर्स होते हैं आरआई, वो भी इसमें सम्मिलित थे, जिससे कि उन वाहनों की टेक्निकल स्थिति को, फिटनेस को भी हम चेक कर सकें। रात्रि में ये 2 दिन का अभियान हमने चलाया था और इसमें 187। देहरादून में दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगदारी और फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के लिए उनके घर पर फायरिंग की थी। धमाका भरा पत्र भी फेंका, धमकी भरा। और वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 25 मई 2026 को श्रीमती सीमा राजपूत, पत्नी श्री अजय राजपूत द्वारा एक थाना प्रेमनगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा व अमन द्वारा इनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। साथ ही जान से मारने की नीयत से इनके घर में फायरिंग की गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में बीएनएस की धारा 109, 308, 61 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीमें गठित की गई। केस के श्यामपुर भट्टोवाला इलाके में फायरिंग का दहशत फैलाने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस और एसओजी टीम को ग्रामीणों ने सम्मानित किया। ग्रामीणों ने टीम की पुष्पमाला पहनाकर उनकी कार्रवाई की सराहना की और अपराध रोकथाम को लेकर सुझाव भी दिए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सुझावों पर अमल किया जाएगा और क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी। साथ ही नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने और जनता से सहयोग की अपील की गई है। दिनेशपुर में एक अवैध अस्पताल का भांडाफोड़ करने वाले प्रशासन फिल्मी अंदाज में कार्रवाई की। अस्पताल के खिलाफ मिल रही शिकायतों की जांच के लिए तहसील की एक महिला पटवारी को मरीज बनाकर अस्पताल भेजा गया। शिकायतों की पुष्टि होने के बाद एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अस्पताल पर छापा मारा। जांच के दौरान अस्पताल संचालक आवश्यक दस्तावेज और वैध अनुमति पत्र नहीं दिखा सका, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिला अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई हुई है। सर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर में जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है वो उसके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल के रूप में चलाया जाए, और साथ ही यहाँ पर कई जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, जो उनके डीएनसी के केस हैं, जो उनके एबॉर्शन वगैरह हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी गायनी डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है।
तो इसके क्रम में आज जब टीम बनाकर, जिसमें मेडिकल की जो टीम थी जिले की वो, और जो हमारी लोकल गदरपुर के डॉक्टर हैं वो, और पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त छापेमारी जब यहाँ पर की गई, जिसमें एक्चुअली यहाँ पर जो शासन की टीम आई हुई है उसके साथ हम दोनों एज ए टेक्निकल की तरह से आए थे कि हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। जो हमें यहाँ पर इंजेक्शंस मिले, थोड़े से जो अंदर सामान मिला, जो हमें बेड हेड साइड जो वो होता है, BST बनती है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसके एक कागज़ रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो हाँ कंसेंट वगैरह वो सब मिली है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पर देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में तंत्र मंत्र और अनिष्ट का भय दिखाकर ठगी करने वाले कथित बाबा राहुल थापा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक महिला को पूजा अनुष्ठान के नाम पर झांसे में लेकर करीब 65 तोला सोना हड़प लिया था। जांच में सामने आया कि वह डराने के लिए जादू टोना की सामग्री भी डालता था। पुलिस ने उसके पास से 150 ग्राम सोने का बिस्कुट और 5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मामले की जाँच लगातार जारी है। एक सौ कॉल जो राहुल थापा हैं जो अनुष्ठान का काम करते हैं और इसी के बेस पे काफ़ी सारे लोगों को के उन्होंने अपना अनुयायी भी बनाया था। और जो हमारे इस संबंध में ओसिन गुरुम करके एक महिला हैं जिनके द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि करीब 2 माह पूर्व उनके द्वारा उनके घर में कोई एक अवांछनीय चीज़ रात के समय फेंकी गई थी और दूसरे दिन सुबह जो हमारे अभियुक्त है राहुल थापा जो अनुष्ठान का काम करते हैं उनके द्वारा उन्हें बताया गया कि आपके यहाँ कुछ गलत वस्तु फेंकी गई है और उसके लिए आपको अनुष्ठान कराना ज़रूरी है, क्योंकि इनका उस समाज में काफ़ी प्रभाव है और कई मामले में इनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ रही हैं वो कई बार छुपा दी गई हैं या किसी तरीके से बच गए। लेकिन उनके द्वारा जब इस महिला को बताया गया कि इसमें अनुष्ठान किया जाना ज़रूरी है तो मुझे उनका सुबह फ़ोन आया था। तो उनके फ़ोन आते ही मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर में जो भी ऐसा उनको आभास हुआ है, कुछ चीज़ें मेरे घर में फेंकी गई है मेरे परिवार को नुकसान करने के लिए, तो उन्होंने बोला इसके लिए पूजा करना पड़ेगा। तो शाम को उन्होंने मेरे घर में आके पूजा करवाया था। एक संदूक में मेरे से पूरा मेरा सोना रखवाया था और एक डेट दिया था कि इस डेट के बाद उत्तराखंड में सरकारी और नजूल भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर शासन सख्त हो गया है। आवास सचिव डॉक्टर और राजेश कुमार ने सभी विकास प्राधिकरण को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सरकार का लक्ष्य सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखना है। देखिए, सभी विकास प्राधिकरणों के जो VC से के साथ मेरी VC भी हुई है और समय समय पर उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ है और मीटिंग्स भी हुई हैं। और अभी नैनीताल और रुद्रपुर में गया था तो वहाँ पे भी मीटिंग हुई थी VCs, संबंधित VCs के साथ। तो जो इश्यूज आ रहे हैं जनता की ओर से उनको हम लोग रिजॉल्व करने की हम लोग कर रहे हैं और ये कोशिश है कि जो प्राधिकरण है चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार, ऋषिकेश समेत यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर यात्रियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीत टमटा ने कहा है कि विभाग जो है लगातार हेल्थ स्क्रीनिंग कर रही है और हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसा है, चारधाम यात्रा हमारी चलते हुए 1.5 महीना करीब हो गया होने वाला है। तो उसमें जो है जो हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट हैं, जहाँ पर टोटल जो स्क्रीनिंग पॉइंट है उसमें हमारे कम से अभी जो है 6,20,000 के आसपास जो स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर ली है। और उसमें से 22,500 जो कोमॉर्बिड जिनको कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या किसी को एज़मा या COPD के जो मरीज़ थे वो 22,500 करीब ये थे। और ऐसे जो है 726 करीब जो है वो रेफर्ड हुए।
चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया है कि पंजीकरण केंद्रों पर श्रद्धालुओं की स्वैच्छिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि जिन श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य स्थिति यात्रा के अनुकूल नहीं पाई गई है, उन्हें चिकित्सकीय सलाह के अनुसार यात्रा स्थगित करने या ना करने की सलाह दी गई है। वहीं सीएमओ ने सभी यात्रियों को यात्रा पर निकलने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराने और पर्याप्त पानी पीने और अपनी नियमित दवाइयों के साथ रखने की अपील की है, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। देखिए, ये सब जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, स्कैनिंग की जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो काउंसलिंग कार्रवाई कर रहे हैं, वो स्वैच्छिक है, उनकी इच्छा के ऊपर है। किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको आगे टेस्ट कराना ही है या आपको स्कैनिंग करानी है। जो भी लोग वहाँ पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, हमारी टीम के द्वारा प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम वहाँ पे लाके स्क्रीनिंग कर सकें। उस स्क्रीनिंग में हम देखते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से उनको ऊपर जब हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वो। ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान 20 से अधिक परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर मंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं और मांगे रखी। परिवहन कारोबारियों ने सिंगल परमिट, स्वास्थ्य लागू करने की, टैक्स में राहत और ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, पार्किंग और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था समेत कई मुद्दे उठाए। मंत्री प्रदीप बत्रा ने भी सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया है और कहा है कि बेहतर परिवहन नीति के माध्यम से इन मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। एक बैठक में सकता हूँ कि पहली बार यहाँ पर हुई है जिसमें सभी ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के और सभी प्रधान और सभी लोग उपस्थित थे। सभी प्रकार के वाहन जो भी यहाँ पर चलते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित थे। और मैं सोचता हूँ कि ऋषिकेश एक हमारा महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, योग की राजधानी है। और यहाँ से चारधाम यात्रा संचालित होती है और पहाड़ पर जाने के लिए सभी यहाँ से जो गाड़ियाँ संचालित होती हैं, इनकी समस्याएं काफ़ी सारी थी। काफ़ी समस्याएं जो है मौके पर ही सॉल्व कर दिया गया है। बाकी समस्याओं के ज्ञापन ले लिए गए हैं, उनको विभाग पे चर्चा करके और उनको जल्दी जो जारी कर जाएंगे। जो समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग एक सेवा के रूप में कार्य करते हैं, यात्री को ले जाना, उनके गंतव्य तक पहुँचाना और ऊपर पहाड़ों पर ट्रक्स द्वारा हमारे जो गुड्स आते हैं और खाने पीने की सामग्री आती है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ट्रक वालों की भी समस्या थी परमिट को लेकर। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, अगर इस तरह की मीटिंग होती रहेंगी तो कई समस्या निकलती रहेंगी। तो ये समस्याएं अब ऑटो वाले की है, अब वो नहीं जा पाता मंत्री तक, मैं मुख्यमंत्री जा पाता। एक संगठन है, बैठ के चर्चा होगी, कई चीजें नोट होगी, अधिकारी साथ में नोट कर ली, तो शायद मैं चाहता हूँ जल्दी उससे नहीं आते। बड़ी बात यह है कि समय कम है, चुनाव होता है, सहायता लग जाएगी, जितना हो जाए, लेकिन एक लाइन शुरू हो जाएगी, लाइन मिल जाएगी कि हाँ ये भी हो सकता है काम। अब वो तो अकेले अकेले भागता रहता है। पहली बार 28 यूनियन जो है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।